और ये देना ज्वाइन सब करेंगे अभी। पहले क्या और 2 लोग गायब हो गए, कोई बात नहीं, चलता है। क्या हुआ सर? तुम लोग बहुत कम लोग हो गए यार, क्या कर रहे हो? इधर क्यों नहीं आए? राहुल देख, राहुल पूछे क्या हो गया सर। तुमने क्या डाउट पूछा पहले ये बताओ। हाँ क्या पूछा डाउट? क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस? अभी आजो आजो आजो। क्या? तो मैं क्या करूं बेटा? जो आ गया वो आ गया। क्या बोल रहा हूँ? मैथ्स में मैथ्स का नाम लेना। हीट ऑफ सॉल्यूशन, चलो सुन लो एक बार, हीट ऑफ सॉल्यूशन सुन लो, कोई बात नहीं। क्या? आ जाओ। हाँ लाइट भी चली गई थी, कोई बात नहीं। देखो हीट ऑफ सॉल्यूशन कोई बताएगा क्या बताया तुमने? किसी को थोड़ा बहुत याद है? वो तो सब में होता है बेटा, एंथैल्पी चेंज के आगे बताओ। यदि बेटा आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, यदि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को यदि आप किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उस सॉल्यूशन को आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट करो, तो उस वो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्ट में बोलूं तो क्या बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना हीट आपको रिलीज हो, खर्च करना पड़े, जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? हीट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए हमें स्टैंडर्ड क्या मानना है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को हमें इनफाइनाइटली डाइल्यूट करना है। बेसिकली समझ गए? इनफाइनाइटली डाइल्यूट करोगे यदि आप सॉल्वेंट को, तो आपका उससे जो आप उस प्रोसेस से जो भी हीट रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है इतना? तो हम लोग ने कल क्वेश्चंस भी कर लिए थे काफी, और उसके बाद मैंने कुछ डेफिनेशंस और सिखा दी थी आप लोगों को, राइट? नेक्स्ट हेडिंग डालो। सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट ऑफ सॉल्यूशन के बाद तो हम लोग का वो आपने कुछ फॉर्मूला दिया था वो नहीं लिखा था। क्या क्या? हीट ऑफ हीट सॉल्यूशन ऑफ का सॉल्यूशन के बाद डेफिनेशन ही है या फॉर्मूला भी है? क्योंकि हीट ऑफ सॉल्यूशन कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखने है, के बाद वो कुछ भी नहीं है, बस बस हो गया कुछ था। नहीं है, बस उतना ही है, उतना ही है। ठीक है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा? आइडिया है किसी को? थर्मोडायनामिक्स उसमें पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा किसी ने? पढ़ा था सर अब तक, सब पढ़ा तो था अब तक, सब फिजिक्स केमिस्ट्री सब बराबर हो गया। देखो बेटा क्या होता है, अब हमें बेसिकली ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बनाना है, या हमें एक सेकंड लॉ सिंपल होता है बेटा, आप ऐसा इंजन नहीं बना सकते बेटा जिसमें हीट लॉस ना हो। क्या बोल रहा हूँ? आप एक ऐसा कोई भी साइकिलिक नहीं बना सकते थ्योरेटिक मतलब प्रैक्टिकली कि उससे आपका हीट लॉस ना हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कार्नोट साइकिल, सुना है?
कार्नोट साइकिल का इंजन, हीट इंजन, करेक्ट। तो उसमें क्या है, यदि आप बेटा कार्नोट साइकिल जो होता है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। यदि कोई भी आप हीट इंजन बनाओ, कोई भी आप यदि हीट इंजन बनाओ, तो उस हीट इंजन का इफिशियंसी बेटा कभी भी 100% नहीं आएगी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यही बताता है बेटा कि कोई भी ऐसा साइक्लिक प्रोसेस नहीं है जिसमें क्या हो, आपका हीट लॉस ना हो। क्लियर है। अभी इसको हम लोग बाद में लिखेंगे एग्जैक्ट क्या होता है, उससे पहले हम लोग कुछ कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जैसे मैंने नाम लिया कार्नोट साइकिल, तो मैं कार्नोट साइकिल के लिए ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, कुछ उससे कम ही होगी। कितनी कम होगी, क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी बातें हम लोग पहले समझेंगे, फिर जाके हम लोग थर्मोडायनामिक जो सेकंड लॉ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यदि हीट इंजन क्या होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन क्या होगा, सबसे पहले आपको ये हीट डाल हेडिंग डालो। तो बेसिकली देखो, आपका ये जो हीट इंजन होता है ये क्या होता है, सिंपल बेटा, किसी भी वर्क को, किसी भी हीट को आप वर्क के फॉर्म में चेंज करोगे विद द हेल्प ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन किसको बोलेंगे, जो कि कोई काम करे, राइट। और हीट को वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो भी प्रोसेस यूज होगा, उस या कोई भी आपका, जैसे आपके जो मशीनरीज होती हैं, लाइक जो बहुत वर्क हो, जो इंजन्स वगैरह होते हैं, मोटर्स जो होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या होता है ये समझ में आ गया, क्लियर है। देखो पहले डेफिनेशन हीट इंजन का, डिवाइस टू कन्वर्ट, डिवाइस टू कन्वर्ट heat to work in cyclic process, device device to convert, device to convert heat to work in cyclic process, ओके। अब इसी के, ये जो आपका हीट इंजन है, ठीक है, हीट इंजन का बेटा सबसे पहले हम लोग, मैंने यही बोला था सेकंड लॉ ऑफ स्टार्ट करा था कि इफिशियंसी की बात, करेक्ट। ऐसा आप साइकिल नहीं बना सकते बेटा जिससे आप 100% हीट वर्क में कन्वर्ट कर पाओ, करेक्ट। जितना आप हीट दो उससे यदि उतना काम हो जाए, कुछ भी लॉस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यही क्या है आपका सेकंड लॉ है, राइट। तो उसी को हम लोग यदि यूज करें, सपोज यदि किसी इंजन का आपको इफिशियंसी लिखना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इफिशियंसी हो जाएगा बेटा आपका, ऐसे बोलते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या आपको उस इंजन से आउटपुट मिल रहा है, कितना आपको इनपुट देना पड़ रहा है, ठीक है। आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आपको कितना आपने इनपुट दिया, यदि आपका जो इनपुट आउटपुट बराबर आ जाए तो एफिशिएंसी क्या होगा, 100%, करेक्ट। यदि इसका मतलब यदि आपने इनपुट ज्यादा दिया आपको आउटपुट मिला, इसका मतलब क्या है, आपका एफिशिएंसी लेस देन 1 होगा, इसका मतलब लेस देन 100%। तो इस तरीके से हम लोग मीटर डिफाइन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। और आउटपुट क्या है, हीट आपको वर्क के फॉर्म में मिलना चाहिए, करेक्ट। हीट वर्क के फॉर्म में मिलना चाहिए, तो आउटपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, यही होगा ना। वर्क डन, जो सिस्टम जो वर्क करेगा वही क्या होगा, आपका हीट कन्वर्ट हो जाएगा। इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क डन अपॉन हीट गिवन, ये इनपुट हो जाएगा आपका, करेक्ट।
ये समझ में आ गया? अच्छा, यदि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसका जो वर्क डन टोटल होगा, WT होगा, वो किसके बराबर होगा? Q टोटल के बराबर या माइनस ऑफ Q टोटल के बराबर? ये सोच सकते हो कैसे? इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया, क्योंकि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो, क्योंकि स्टेट फंक्शन होता है। तो इंटरनल एनर्जी यदि जीरो है तो इसको क्या लिख सकते हैं? Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? Q टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ W टोटल। करेक्ट, लिख सकते हैं ना? तो ये जो होता था, ये क्या होता था? वर्क डन बाय द सराउंडिंग। W हम लोग लेते थे, वो क्या होता है? वर्क डन बाय द सराउंडिंग, केमिस्ट्री में पॉजिटिव लेते हैं। तो यदि वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा तो वो क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम, वो किसके बराबर हो जाएगा? Q टोटल के बराबर। करेक्ट, ये Q टोटल आ गया, इसकी जगह आप पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? नीटा इज इक्वल टू Q टोटल अपॉन Q गिवन। अब देखो, जो Q बेटा रिलीज होता है उसको हम लोग Q नेगेटिव बोलते हैं, और जो Q हम लोग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Q पॉजिटिव बोलते हैं। यही डिफाइन करा था। तो ये Q टोटल क्या होगा बेटा? Q पॉजिटिव प्लस Q नेगेटिव, और ये Q गिवन क्या हो जाएगा? Q पॉजिटिव। ये हो जाएगा। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस Q नेगेटिव अपॉन Q पॉजिटिव। तो ये आ गई बेटा। कोई भी यदि आपके पास सीट इंजन हो, जैसे मैं एक नाम बार बार ले रहा हूँ, कार नॉट, ठीक है, आपको कोई भी आ सकता है, ठीक है, आपको बस क्या देगा? हर एक इंजन क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है। उस साइक्लिक प्रोसेस कराने में कौन कौन से प्रोसेस यूज हुए वो आपको दे देगा। एक इंजन बन जाएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंजन। और उसका आप इफिशियंसी निकाल लेना, Q माइनस Q पॉजिटिव। जितना आपको रिलीज हुआ और जितना आपको मिले वो क्या हो जाएगा आपका? उससे आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि किसी का एफिशिएंसी निकालो, किसी को आपने कितना वर्क, उससे कितना वर्क डन होगा, कितना आपको हीट देना पड़ा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। नोट करो इतना, ठीक है। तो वर्क डन इधर और लिखो, वर्क डन टोटल है ये बाय द सिस्टम। और तो ये समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ अभी। इसका मतलब समझ जाओगे ना? Q नेगेटिव Q पॉजिटिव। अच्छा नहीं बन रहा है ये। बेसिकली मैं साइकिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, किसका? प्रोसेस का। करेक्ट। सपोज ये दोनों आपके प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल, ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं आपके? एडियाबैटिक। ये क्या हो जाएगा आपका? सपोज मैं A B C और D बोलूं, तो A B आपका एडियाबैटिक, C D आपका एडियाबैटिक, AD आपका क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल, और ये क्या हो जाएगा आपका?
ठीक है, एरो यदि इस तरफ से बनाऊं, साइक्लिक का हमेशा एक एरो होता है कि साइकिल में वो घूम रहा है, वो जरूरी है। करेक्ट। यदि आपका कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट हेडिंग डालो कारनॉट इंजन, अब कारनॉट साइकिल। ठीक है, हम लोग कारनॉट साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब कारनॉट साइकिल में हमें क्या क्या याद रखना चाहिए। ठीक है, एक काम करो, इसको अभी लिखा नहीं हो तो थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये ए, ठीक है, ये बी, इसको सी और इसको डी, ये ठीक है। लिखो ए बी जो है आपका वो क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन आइसोथर्मल है, तो इधर क्या लिखोगे, इधर नीचे लिखो ए बी आपका क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इस तरीके से लिखो। आपको पता होना चाहिए ना, ये जो कारनॉट साइकिल है इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं। आपने जो प्रोसेस बनाने की कोशिश करी है, जो भी आपने इंजन बनाने की कोशिश करा है, उसमें कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्सपेंशन हो रहा है, ये ग्राफ जो है वो P वर्सेस V ही है। ठीक है, तो ये ए से बी जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, B2C एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इसको लिखो B2C, BC क्या हो जाएगा आपका, एडियाबैटिक एक्सपेंशन लिखो। एडियाबैटिक ये बना लो एक बार, फिर उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी निकालना है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सी से डी हो जाएगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, और D2A क्या हो जाएगा आपका, एडियाबैटिक अब जरा देखो, आपको यदि मैं बोलूं इस पर्टिकुलर साइकिल का, जो हम लोग ने एक नॉर्मल इंजन के लिए सीखा निकालना, करेक्ट, यदि मैं आपसे पूछूं इस साइकिल का आपको एफिशिएंसी निकालना है, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। हमें चाहिए क्या है, हीट चाहिए। करेक्ट, हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो इफिशिएंसी ये होता है, ये हमें पता है, तो हम इसको, जो जनरल फॉर्मूला है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जरा, तो अब सपोज आपको, मैंने क्या बोला था, Q टोटल इज इक्वल टू क्या आया था, -W, ये आ गया था ना, करेक्ट। Q टोटल इज इक्वल टू क्या आया था आपका, -W, -W टोटल, हाँ -W टोटल आएगा Q टोटल का। हाँ हाँ, -W टोटल आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब ये W टोटल है क्या, सबसे पहले W टोटल लिख ले। W टोटल क्या होगा, या W टोटल क्या, मैं Q टोटल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, Q टोटल क्या होगा, Q प्लस Q ऑफ AB प्लस Q ऑफ BC प्लस Q ऑफ CD प्लस Q ऑफ BA इज इक्वल टू माइनस, अच्छा Q फॉर AB क्या हो जाएगा, कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ BC क्या हो जाएगा 0, CD क्या हो जाएगा
निकालना पड़ेगा। और ये क्या हो गया, 0। और एडियाबैटिक प्रोसेस ये हो जाएगा, करेक्ट। एडियाबैटिक प्रोसेस ये बोल सकते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, तो आप आइसोथर्मल के लिए क्या बोल सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो आइसोथर्मल के लिए वर्क डन क्या होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, क्यू, क्यू नहीं माइनस क्यू। और वो क्या होगा आपका, एनआर टी एल एन V2/V1, करेक्ट। एनआर टी एल एन V2/V1। तो एवी के लिए क्या हो जाएगा, एनआर टी एल एन क्या हो जाएगा, एनआर टी एल एन V ऑफ V अपॉन V ऑफ A। ये क्या हो जाएगा, प्लस एनआरटी एल एन V ऑफ D अपॉन V ऑफ C इज इक्वल टू माइनस W, करेक्ट। ये हो जाएगा, क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम। तो यदि इस साइकिल में आप देखो तो आप क्या, ये जो है इन दोनों में से हम लोग ये बोल सकते हैं क्यू टोटल क्या होता है, क्यू नेगेटिव प्लस क्यू पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव प्लस क्यू पॉजिटिव, यही होता है ना। ये तो एक्चुअली में क्यू टोटल है, और क्यू टोटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू पॉजिटिव अपॉन क्यू नेगेटिव। अब इन दोनों में से क्यू पॉजिटिव नेगेटिव कौन होगा, ये आप देख सकते हो क्या। देखो इसका वर्कडन क्या हो रहा है, एक्सपेंशन है, वर्कडन क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव तो हीट क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये क्या है आपका एक्चुअली पॉजिटिव, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी को पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव, बोल सकते हैं ना। तो अब यदि मैं इफिशियंसी लिखूं तो मैंने क्या सिखाया, 1 प्लस क्यू नेगेटिव अपॉन क्यू पॉजिटिव। तो मैं इधर क्या बोल सकता हूँ, एन इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू नेगेटिव क्या हो जाएगा, एन आर टी एल एन वी वी अपॉन वी ए, एन आर टी एल एन वी डी अपॉन वी सी, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये फॉर ए बी, ये फॉर ये किसके लिए था, आइसोथर्मल है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगे ना, तो ये क्या किसके लिए हो जाएगा, सी डी, ठीक है। ये आ गया। यदि आपको बेटा वॉल्यूम गिवन हो तो आप डाल के सीधे निकाल लेना, करेक्ट, निकाल लोगे। बट अभी इसमें क्या है, यदि एक इनके रिलेशन आप देखो, ठीक है, क्योंकि ये बेटा आइडियाबैटिक है, ये आपका आइडियाबैटिक है, करेक्ट। तो आइडियाबैटिक क्या होता है, पीवी टू दी पावर गामा, करेक्ट, पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट। मैं एक्चुअली में टी और वी में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, टी और वी में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टी इसको क्या करूंगा, टी बाई वी लिखूंगा, तो वी टू दी पावर गामा -1। तो इसको 1 1, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, करेक्ट। अब जरा ये यदि एडियाबैटिक है, ध्यान से देखो जरा, यदि ये एडियाबैटिक है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि ये आपका वॉल्यूम आपका ये वीडी है, ये आपका क्या है, वी ए है, और ये इसका वॉल्यूम वी वी है, इसका वॉल्यूम वी सी है। तो अब यदि मैं इन दोनों में लगाऊं एडियाबैटिक, इन दोनों पॉइंट के लिए, एक बार इन दोनों पॉइंट के लिए लगाऊंगा, एक बार इन दोनों पॉइंट के लिए लगाऊंगा, ठीक है। यही पूरा एडियाबैटिक है ना, तो इसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, और सपोज इसका टेम्परेचर जैसे मेरे को पता है क्या है, T1, चलो इसको मैं T1, इसको T2 एज्यूम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो लिखो जरा, अभी इन दोनों के लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा रिलेशन, T2 Va टू दी पावर गामा -1, इधर क्या आ जाएगा, T1 V टू दी पावर D टू दी पावर गामा -1, एक ही रिलेशन।
कहाँ तक सुने थे तुम लोग? सर वो आपने बताया ना कि चेंज का रिलेशन किधर से निकालेंगे, दूसरे गए थे। क्या क्या फिर से बोलो। सर अभी 2-3 मिनट ही हुआ है, मतलब जाने के बाद वो जो रिलेशन था ना, आप रिलेशन बताया उसके बाद हो गया डिस्कनेक्ट। ये देखो इधर पे कहाँ तक हुआ, अभी ये हो गया इधर तक, ये आ गया था, ये सर समझ में आ एंड गया था? एंड तक गए थे हाँ। ये हो गया था। नहीं वो की तो। हाँ ये ठीक है, इधर के बाद से तुम्हारा लिख गया तुम लोग का। ठीक है चलो तुम लोग एक बार और समझो, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। मैंने क्या यूज करा, जो मेरे को पता था, क्यू टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वक्त टोटल। तो ये मैंने इसको यूज करा। मेरे को पता था एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उससे तो कोई हीट लॉस होना नहीं है, करेक्ट। जो भी चेंज आएगा वो इनमें दोनों में आएगा। इन दोनों को मैंने कैसे यूज करा, क्योंकि मेरे को पता था इंटरनल एनर्जी जीरो होता है आइसोथर्मल के लिए। तो मैंने बोले को पता W इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो W का फॉर्मूला आता है, तो Q का पता चल गया। तो Q का पता चलने के बाद मैंने ये लिखा, वर्क डन बेटा पॉजिटिव होता है, Q आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो Q ये आपको पॉजिटिव पता चल गया, इसका नेगेटिव पता चल गया, इसको मैंने पुट करा, ये आ गया था, राइट। अब इसमें मैं इन दोनों में एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बेटा ये दोनों क्या है, एडियाबैटिक है। यदि ये दोनों एडियाबैटिक है तो मैंने पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट किया। पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट करके क्या आया इधर पर, पी की जगह मैंने टी अपॉन वी लिखा, तो क्या आ जाएगा, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन। तो T1 V1 टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू दिस। तो ये एक बार मैंने इसके लिए लगाया, तो इसको क्या लिखा, VA T2 VA, और इसका क्या था, T1 VD। एक बार क्या करा मैंने, सॉरी एक बार मैंने इसके लिए लगाया, एक बार इसके लिए। तो इसके लिए क्या था, VA VD, VA, और इसका क्या था T2, तो ये करेक्ट। और इसका क्या था T1, तो मैंने T1 लिखा। एक बार इसमें लगाया तो क्या हो गया, इसका T2 इंटू इसका वॉल्यूम VV, इसका T1 और इसका वॉल्यूम VC, इन दोनों को मैंने डिवाइड करा तो मेरे को रिलेशन मिला, VA अपॉन VV इज इक्वल टू VD अपॉन VC। जो मैंने इधर पुट करा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर बेटा VV अपॉन VA था, और इधर क्या है VA अपॉन V। तो इधर एक साइन क्या माइनस, यहाँ से एक साइन माइनस आएगा, तो आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, इन efficiency is equal to 1 minus TAB upon TCD। नोट करता हूं, लिख गया तुम्हारा, बढ़िया काम मिला तुमको, है। और इससे आप एक चीज और देख सकते हो, जो मैंने अभी करा, ठीक है, ये अब आपको पता चल गया ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ओवरऑल देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, जीरो। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मैंने एक्चुअली में क्या किया, हीट। तो इसका मतलब है कि यदि मैं इसको dQ अपॉन dt लिखूं, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे करूं, तो इसका क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब है बेटा कि dQ अपॉन टी, dQ अपॉन टी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो अब सेकंड लॉ में समझ में आया कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते बेटा जिसमें क्या हो, आपका इफिशियंसी क्या आ जाए, 100% आ जाए। सबसे इफिशियंट साइकिल जो है अभी तक जो फॉर्म हुआ, वो क्या है आपका बेटा, कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो उसमें जब बेटा 100% नहीं आ रहा है तो किसी में नहीं आया, समझ में। तो लिखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग डाल के लिखो, अरे वो ठीक है, दोबारा लिखो, वो उधर पे ऐसे एरो बना लो, यहाँ से सेकंड लॉ शुरू हो रहा है। हाँ एरो बना, एरो मतलब, अरे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो कि यहाँ से बेटा अब आपका थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ शुरू हुआ। अब मैं जाके डेफिनेशन पे पहुंचा हूँ।
डेफिनेशन लिखो। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, it is not possible to construct, it is not possible to construct an engine, it is not possible to construct an engine which convert heat completely to work in a cyclic process, in a cyclic process. आगे समझ में? तो ये था बेटा आपका सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है, और ऑल अबाउट साइकिल्स और हीट इंजन। ओके, तो इससे रिलेटेड आपके पास यदि क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, राइट। कई टाइप से आ सकते हैं। एक तो बेटा ऐसे टेम्परेचर देके दे देगा, ठीक है, या तो आपको हीट दे देगा, या आपको क्या दे देगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन अपॉन जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखे थे, आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट। तो कुछ ना कुछ देके आपसे क्या कराएगा, इफिशियंसी कैलकुलेट कराएगा। या तो आपका सीधे लिख के दे देगा कि भाई कार्नोट साइकिल है उसके लिए करो, या अपने से, जैसे मैंने कार्नोट के लिए बताया है बेटा ये चार साइकिल यूज होती है, वैसे ही बेटा हर एक साइकिल के लिए कुछ ना कोई प्रोसेस यूज होगी, करेक्ट। कोई बोल देगा दो आपकी आइसोथर्मल है, दो आइसोबैरिक है, या चार वो, मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ बेटा आपका प्रोसेस देगा, उससे आपका क्या होगा, एक साइकिल फॉर्म होगा, राइट। आगे समझ में ये? अब ऐसा भी तो आप लोग सोच सकते हो इसको देख के, सर क्यों ना हम लोग, जो आप दो आइसोथर्मल ले रहे हो और दो एडियाबैटिक ले रहे हो, चारों एडियाबैटिक ले लो, जीरो हो जाएगा। क्यों, सही लग रहा है ना? मेरे को तो सही लग रहा था। क्या प्रॉब्लम है यदि मैं चारों एडियाबैटिक ले लूं? अभी तक शायद किसी ने ना सोचा हो, सबने बेटा सोच लिया होगा, है ना। चारों नहीं ले सकते बेटा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस ही पॉसिबल नहीं है। ओके, चारों यदि आप लोगे तो आप साइक्लिक प्रोसेस ही नहीं बना पाओगे, इसलिए हम लोग चारों एडियाबैटिक नहीं लेते। ओके, तो यदि ये दिमाग में आए, बोले तो सर को पता था तो सर ने कर दिया, तो देखो बना भी दिया। मैं बोल रहा चारों ले लो, तो चारों पॉसिबल नहीं है, आप ले भी मत लेना। ओके, क्लियर है? ऐसा भी तो हमें प्रोसेस लेना पड़ेगा ना जिससे साइकिल बने, साइकिल भी तो बनाना है, इंजन बनाना है, करेक्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो एंट्रोपी। लिख लिया ये सभी ने? ऐसा कोई है जिसको कुछ समझ में ना आया तो बताओ। सबको आगे समझ में? सर हेडिंग क्या डालना है? थोड़ा थोड़ा क्या नहीं आया बेटा, ऐसे नहीं बोला जाता थोड़ा थोड़ा। ये तो आया या तो नहीं आया, ये थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है। बताओ आया नहीं तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, लेकिन आज ये रफ हो गया तो फिर दोबारा तो हो सकता है किस्मत वाला कोई मिले। आया ना? क्या समझा इसमें, हमें क्या क्या समझना था पहले ये समझो। कितने हेलो सर। आ गया? हाँ सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैंने सबसे पहले आपको सेकंड लॉ सिखाया और उसमें मैंने सेकंड लॉ बताया, फिर मैंने उसका ये प्रूफ दिखाया कि यदि आपके पास कोई हीट इंजन है, हीट इंजन क्या होता है ये समझ में आ गया, जो कि क्या करते हैं बेटा, हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, राइट। फिर मैंने आपको सिखाया कार्नोट साइकिल, और कार्नोट साइकिल में ये चार साइकिल होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक। फिर उन दोनों इनको यूज करके मैंने क्या निकालने की कोशिश करी, हीट निकालने, क्योंकि हमें पता है बेटा अभी अभी हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला था कि क्यू नेगेटिव अपॉन क्यू पॉजिटिव, तो मैंने क्यू नेगेटिव और क्यू पॉजिटिव निकालने की कोशिश करी।
तो इस टोटल में क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्या होंगे, ये होंगे, इनको मैंने पुट कर दिया, यहाँ से ये आया, और मेरे को पता था बेटा कि ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए मैंने ये आपको दिखाया कि ये बराबर आते हैं। ओके, आपको एक बार पता चल गया कि ये बराबर आते हैं तो आपको पता है फॉर्मूला क्या हो गया। तो अब या तो आपको कोई टेम्परेचर दे देगा तो आप कर लोगे, या तो बेटा कोई आपको क्या दे देगा, ये आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आप कर लोगे, या तो कोई आपको वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन हीट गिवन दे देगा, करेक्ट, तो वो उससे कर लोगे। तो इस तरीके से आप कोई भी आपके पास यदि साइकिल है, ठीक है, यदि आपके पास साइकिल है, कुछ भी दिया हो, आप इस तरीके से जो भी आपको अभी तक मैंने हीट वर्क इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन सिखाई है वही यूज होना है, करेक्ट। मैंने क्या किया इधर, कुछ नया तो किया नहीं, हर एक इंडिविजुअल स्टेप का हीट लिख दिया। यदि मैं हीट नहीं लिख पाता, अभी तो क्या था, ये प्रोसेस था, तो हीट के फॉर्मूले आते थे मेरे को, यदि ये प्रोसेस ऐसी होती जिनके बारे में मेरे को नहीं पता होता, तो भाई मेरे को कुछ और पता होता जिससे मैं कैलकुलेट कर पाता, करेक्ट। जो हम लोग ने बेसिकली अभी तक जो हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी सीखा है, उसी का एप्लीकेशन है ये, आया समझ में। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, एंट्रोपी। एंट्रोपी ना, हाँ एंट्रोपी, मैं लिख दे रहा हूँ। एंट्रोपी को हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम लोग अभी आगे सीखेंगे तो पता चलेगा डेल्टा एस है। एंट्रोपी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से, ठीक है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, जैसे हम लोग ने कितने टर्म सीखे अभी तक, वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, यहाँ तक पहुंच गए ना। यहाँ इतने टर्म्स के सारे सब कुछ सीख गए, इतने टर्म्स जहां जहां भी यूज होंगे। अब नेक्स्ट टर्म है बेटा एंट्रोपी। एंट्रोपी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या देखा गया, ये सब कुछ पहले समझते हैं, और एंट्रोपी होता क्या है। और एंट्रोपी से, जैसे हम लोग नॉर्मली एंथैल्पी से क्या करते हैं, हीट मेजरमेंट, करेक्ट। एंट्रोपी से हम लोग क्या मेजर करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का बेटा रैंडमनेस, क्या, रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब यदि सपोज कोई सॉलिड है से लिक्विड में जा रहा है, क्या हो रहा है बेटा, उसके एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, उसके रैंडमनेस में चेंज हो रहा है, क्योंकि जो आपका सॉलिड होगा उसके पार्टिकल का रैंडमनेस ज्यादा होगा, या जो लिक्विड में गया उसके पार्टिकल का रैंडमनेस ज्यादा होगा। रैंडमनेस लिक्विड का मतलब ज्यादा बेटा, होगा। रैंडमनेस मतलब वो कितना रैंडमली मूव कर पा रहे हैं, करेक्ट कि, हाँ, लिक्विड का लिक्विड का ज्यादा ज्यादा होगा होगा। किससे, सॉलिड से, करेक्ट। ये समझ में आ गया। जैसे आप लिक्विड को क्या करो, हीट करो, वेपर में जाएगा, क्या होगा, रैंडमनेस और इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो एंट्रोपी था, एंट्रोपी को बेटा डिफाइन करा गया मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अब इस मेजरमेंट ऑफ, बेसिकली ये मेजरमेंट हम लोग करेंगे कैसे, ये तो हम लोग कॉमन सेंस में बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करा, बट एक्चुअली में आपके सिस्टम का रैंडमनेस क्या होगा। सिस्टम समझते हो, कोई व्हीकर के अंदर क्या है, कुछ गैस फिल कर रखा है, हमें ये पता करना है यदि आपने हीट दिया या आपने कोई भी उसमें चेंज करा या कोई भी उसमें प्रोसेस हुआ, तो उसका रैंडमनेस में क्या चेंज आएगा, उसका एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, या उसका एंट्रोपी क्या होगा। आया समझ में। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें रैंडमनेस मेजर करना है। अब समझते हैं यदि ये जो आपकी प्रोसेसेस है, ठीक है, लाइक यदि आपका पानी क्या है बेटा, ऊपर है, मतलब हाइट पे थोड़ा, और उसको आप ऊपर से छोड़ो तो अपने आप क्या होगा, नीचे गिरेगा। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगा, एक नेचुरल प्रोसेस है।
तो जितनी भी बेटा आपकी नेचुरल प्रोसेस है वो सारी की सारी आपकी बेटा स्पॉन्टेनियस होगी यदि आपका क्या होगा, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। समझे? नहीं समझे? नेचुरल प्रोसेस का मतलब समझते हो, जो अपने आप मतलब होते हैं। हायर से लोअर पे है। हाँ बेसिकली अभी यार वाटर हायर लेवल पे है और स्लोप है नीचे है, तो क्या होगा, पानी नीचे आएगा ना, करेक्ट, सिंपल। तो ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक ये एग्जांपल के थ्रू ऐसी यदि कोई भी आपकी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बहुत सारी है, यदि कोई भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, या मैं ये इस दूसरे तरीके से बोलूं, यदि बेटा उनका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो हमेशा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब वो अपने आप हो रहा होगा, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आए समझ में? तो एंट्रोपी को डिफाइन कैसे करा गया? एंट्रोपी को बेटा डिफाइन करा गया हीट अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। अच्छा टाइम बोल रहा हूं, टेम्परेचर, टाइम तो गलत है, टाइम इधर कुछ नहीं, टाइम मैं टेम्परेचर बोलना है, टी बोलना था, टी को टाइम बोल गया। तो क्या बोल रहा हूं, बेसिकली एस क्या है आपका, हीट अपॉन टेम्परेचर। ओके, उसको अभी आगे हम लोग सीखेंगे। अब इधर क्या होगा बेटे, दो तीन टाइप के एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी फॉर सिस्टम, एंट्रोपी फॉर सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। अब ये एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर सिस्टम में प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रहा होगा उसमें जो भी चेंज आए रैंडमनेस में, वो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। और सिस्टम जो है उस सिस्टम की वजह से जो भी सराउंडिंग में चेंज आए वो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ। और जो यूनिवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, करेक्ट। अब होता क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि यदि बेटा आपका कोई भी नेचुरल प्रोसेस है तो उसका जो बेसिकली उसका जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यदि कभी भी, हमेशा क्या होगा बेटा, यूनिवर्स का एंट्रोपी बेटा हमेशा इंक्रीज और इंक्रीज ही होता जाता है। कैसे हो रहा है ये, जैसे मैं बोलूं आपसे, बहुत सारे पार्टिकल्स को बेटा आप पकड़ के रखते हो, जैसे ही आप छोड़ोगे क्या होगा, वो फैलेंगे, करेक्ट। यदि आप किसी चीज को बाउंड करके रखे हो, मतलब उस समय उसका एंट्रोपी कम होगा, जैसे ही उसको छोड़ोगे बेसिकली क्या होगा, वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने की कोशिश करेगा, करेक्ट। तो जितने भी आप प्रोसेसेस देख रहे हो वो सब में कोशिश क्या हो रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज करने की कोशिश कर। हाँ, आप ऐसा हो सकता है कि कई बार आप हीट देके चेंज कर दो, वो अलग चीज है, बट एक्चुअली में नेचुरली क्या होगा, यदि हम लोग टोटल की बात करें तो हमेशा क्या होगा, यूनिवर्स में एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो हमेशा क्या याद रखेंगे, यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, लिखो जरा कुछ कुछ एंट्रोपी में लिखो। और वो सारी प्रोसेस ही बेटा नेचुरली अकर करती हैं जिनका एंट्रोपी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। तो सबसे पहले लिखो एंट्रोपी में, मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस। पॉइंट डाल के लिख लेना, दूसरा पॉइंट लिख लेना, ओनली दोज प्रोसेस अकर, ओनली दोज प्रोसेसेस अकर spontaneously, only those processes occur spontaneously in universe in which entropy of universe increases. Only those processes occur spontaneously
in universe in which entropy of universe increases। यही बताया मैंने अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टम स्पॉन्टेनिटी इन यूनिवर्स, spontaneous in universe in which entropy of universe increases। तो इधर हमने क्या बोला, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो। इसको नोट करो। ठीक है, तो यदि बेटा ये आपका ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यदि बेटा आपका यूनिवर्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो स्पॉन्टेनियस। यदि नेगेटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन या प्रोसेस डज नॉट अकर। ठीक है, इधर क्या बोल सकते हैं, डू नॉट अकर। अब हम लोग इधर क्या होगा, यदि यूनिवर्स का बेटा जीरो है, इसका मतलब क्या है, वो क्या हो रहा है, रिवर्सिबल है, चेंज, फिर जा रहा है, चेंज हो रहा है, फिर वापस आ रहा है। इसका मतलब है रिएक्शन कैसा है, प्रोसेस कैसा है आपका, रिवर्सिबल है। तो यूनिवर्स का बेटा यदि एस जीरो आए, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस आपका कैसा है, रिवर्सिबल। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं फॉर इरिवर्सिबल, और इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। नोट कर लो। लिख लिया इतना, तो तीनों चीज समझ में आ गया। यदि बेटा आपका यूनिवर्स का एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या आप वापस ला सकते हो कभी उसको, बोलो, वापस नहीं ला सकते ना। इसका मतलब वो क्या होगा, इरिवर्सिबल में होगा। रिवर्सिबल में यदि मतलब क्या, पहले आप बढ़ा फिर वापस कम, तो टोटल जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है वो कुछ चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, उसका कुछ रैंडमनेस चेंज हुआ नहीं हुआ। तो रिवर्सिबल के लिए हमेशा यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होगा, जीरो। इसके लिए क्या हो जाएगा, लेस देन कैन नॉट अकर, और इधर क्या हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। आगे समझ में। अब हम लोग चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या हो जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्या होता है, सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये इस तरीके से हम लोग चेंज ऑफ एंट्रोपी डिफाइन करते हैं। सिस्टम इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, और क्यू हमेशा याद रखना सिस्टम के लिए रिवर्सिबल होगा। आगे क्या समझ में, ये इतना समझ गए। अब हम लोग डी सिस्टम को, डी एस फॉर सिस्टम क्या लिख सकते हैं, क्यू रिवर्सिबल की जगह क्या लिख सकते हैं, देना है मुझे, क्या हुआ, अरे इतने शांत रहते हो, उसके बाद कहाँ फंसा रहे थे इसको, हाँ? तुम्हारे ही फोन लग रहा है मेरे को। इधर देखो, सिस्टम क्या हो जाएगा, ये क्यू क्यू रिवर्सिबल की जगह क्या लिख सकते हैं, बता दो, आप बता दो क्या लिख सकते हैं, हाँ, डी डी यू माइनस डब्ल्यू, डी यू माइनस डब्ल्यू, ये तो लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन टी माइनस डब्ल्यू अपॉन टी।
माइनस डब्ल्यू। कहाँ तक सुन लिया था तुम लोगों ने? इसको इधर पे जो क्यू रिवर्सिबल था उसकी जगह में क्या लिख दिया? डेल्टा डी यू माइनस डब्ल्यू। क्या लिखा था? कहाँ तक सुने थे? इससे पीछे तो नहीं? बोलो भाई। डी यू माइनस डब्ल्यू लिख दिया, फिर इधर डी यू अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन सी बी डी टी अपॉन टी। और डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी डी बी अपॉन टी। इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, क्या आ जाएगा इधर? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी 1 अपॉन टी। क्या आएगा? पूरा दिमाग उधर ही लगा है तेरा। हाँ, बैठा क्यों है इधर? नहीं मन लग रहा है बेटा, गेट खुला हुआ है, मैं लॉक नहीं किया हूँ। कभी भी यदि सिंपल लॉजिक है, यदि कभी भी मन नहीं लगे, उठ के चले जाओ, मेरी बेइज्जती हुई। ठीक है? आपको कभी ऐसा लगे कि मन नहीं लग रहा है, कुछ भी है, मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, उठो और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग फ्री हो। एनसीबी इसको 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल एन टी। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता? पी अपॉन टी की जगह 1 अपॉन वी। इतना टाइम लगता है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में पी बाई टी को 1 अपॉन वी बोलना है, ये भी 4 बार सोचना पड़ता है। पी वी इज इक्वल टू एन आर, तो क्या हो जाएगा? पी अपॉन टी की जगह क्या लिखूंगा? एन आर अपॉन वी। इधर क्या आ जाएगा? एन आर अपॉन वी का इंटीग्रेशन कर दूं डायरेक्ट, एल एन वी। करेक्ट? लिमिट कहां से कहां तक था? 1 से 2 या इनिशियल से फाइनल? क्या आ जाएगा ये? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल माइनस एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। तो इस तरीके से बेटा हम लोग एंट्रोपी फॉर सिस्टम कैलकुलेट कर लेते हैं। नोट करो। अच्छा, एक बात तो हम लोग ने बताई नहीं, वर्कडन तो बेटा माइनस पीडीवी होता है ना? वर्कडन क्या होता है? माइनस पीडीवी। तो इधर माइनस भी तो रखना पड़ता है, समझ गए? इतना नोट करो जल्दी से। कंप्लेन करके आता हूँ। ऑनलाइन लिख गया ये? अभी लिख नहीं पाया होगा।
क्यों लिखा? एक मिनट सर। सब ब्लर है बहुत। सर दो स्क्रीन सवाल ब्लर ज्यादा है। लगा गए तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे क्या? हाँ तो मैं क्या समझा रहा था, ये लिख लिया। तो बेटा रिवर्सिबल के लिए यदि सिस्टम के लिए ये है, सिस्टम के लिए हमने यहाँ से शुरू करा था, तो सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए यूनिवर्स कितना होता है? जीरो। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि यूनिवर्स का क्या होता है? जीरो। अभी इधर लिखा था, ये तो लिखा है। ठीक है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स। यदि रिवर्सिबल के लिए जीरो है तो इधर क्या बोल सकते हैं? सर सिस्टम के लिए यदि ये है तो सराउंडिंग के लिए क्या होगा? माइनस क्यू। हाँ, सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप वो उसका फोटो निकल के भेज सकते हो। कुछ भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर, पूरा ब्लर ही नहीं दिख रहा सर, है। कुछ नहीं पूरा दिख ब्लर है सर। तो ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब थोड़ी है। देखो एक मिनट। सर अब हुआ थोड़ा क्लियर, एक मिनट सर लिख लेते हैं। क्लियर हो गया अभी? लिख हाँ लो सर। फटाफट। लिखो लिखो जल्दी लिखो। ये आपका इरिवर्सिबल के लिए बेटा होता है क्यू एक्चुअल अपॉन टी, माइनस ऑफ क्यू एक्चुअल अपॉन टी। होता कुछ नहीं, सेम ही है सब। एक एस कम हो गया। मैं कितना भी सही कर लूं वो हो ही नहीं रहा है। सोच के वो प्रोसेस ही नहीं हो रही।
क्या ऐसे नहीं पूछा जाता है? मैं एक बार बोल चुका हूँ ना, सब रोज रोज पूछोगे वही चीज कैसे? हर रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। तो अब क्या मैं क्वेश्चन नंबर बता दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं बोला तो हूँ लास्ट के आधा घंटे हर चैप्टर का हर क्वेश्चन। वो तो देखो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। हाँ क्या? वो तो तुम नहीं कर दूंगा यदि लिखे होगे तो। खाली पेज में नहीं दे सकता बेटा नंबर। यदि ये भी हो सकता है कि मैं चेक ना करूं, तो कुछ भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से तैयारी करके जाना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन। ये लिख लिया। अभी दिख रहा है ना ऑनलाइन वालों? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके। इसलिए पीछे बैठने लगा है क्या? हाँ? दिन भर एक ही काम है। हाँ? अच्छा। चलो देखो, सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है ए बी बी से, अभी आपको एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, अभी हम लोग ने सिस्टम सराउंडिंग प्रोसेस, बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग ने सीख लिया। फिर अभी अब हमारा थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। अब हमारे पास यदि रिएक्शन है तो उसके लिए हम लोग डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझते हैं। तो ए से ए प्लस बी बी से सी प्लस डी बन रहा है, तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एंट्रोपी सी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ डी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ डी, सी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ सी, माइनस ए टाइम्स एंट्रोपी ऑफ ए माइनस बी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ बी। इसको ऐसे बोल सकते हैं। अभी इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंट्रोपी को, इनके लिए हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो, जैसे हम लोग ने, याद हो तुम्हें, तो मैंने सबसे पहले इंथैल्पी के लिए यही लिखा था, इंथैल्पीज ऑफ सी टाइम्स इंथैल्पी ऑफ सी प्लस इंथैल्पी ऑफ डी इंटू डी टाइम्स माइनस इंथैल्पी ऑफ ए इंथैल्पी ऑफ बी। इसी तरीके से मैंने लिखा था एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के लिए भी क्या हो जाएगा ये? अब एंट्रोपी को मैं क्या किसी के फॉर्म में चेंज करके लिख सकता हूँ? अभी मैंने क्या फॉर्मूला ड्राइव करा? हाँ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोलर एंट्रोपीज, करेक्ट। अब समझो जरा, यदि आपको ये याद है, अभी मैंने आपको बताया एंट्रोपी ऑफ, देखो अभी सही लिखा, सराउंडिंग, क्या बताया मैंने? Q अपॉन T, माइनस माइनस था ना। और यदि बेटा आप इसको ओपन वेसल में कराओ, ठीक है, यदि आप इसको ओपन वेसल में कराओ तो ये क्या हो जाएगा? Q डेल्टा H के बराबर हो जाएगा। ओपन वेसल में क्या होता है? Q और H बराबर होते हैं क्योंकि P कांस्टेंट होगा, प्रेशर। तो इसको आप क्या लिख दोगे? डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी।
करेक्ट। अब इन सब की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन, आगे समझ में। क्योंकि आपको पता है बेटा कि यदि ये सारे, यदि आपके इनका, यदि आप इसको क्या लिखो, इस डेल्टा एच अपॉन टी के टर्म्स में लिखो तो आप लिख सकते हो। डेल्टा एच की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या होता है भाई, इंथैल्पी की जगह नहीं लिख सकते। क्या होता है इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, यही होता है ना। तो इसकी जगह लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये समझ में आ गया। इसको ओपन करो, इसको हम लोग आगे इधर पुट करेंगे। देखना जरा क्या लिख सकते हैं इधर हम लोग। तो पहले इतना नोट करो, इसको रफ कर दो तो फिर ये तो हो गया सराउंडिंग, ठीक है, इतना हो गया। यस सर। ये हो गया किसके लिए, सराउंडिंग के लिए। अब ये जो रिएक्शन है ये ही आपका क्या है, सिस्टम, करेक्ट। तो ये जो चेंज होगा रिएक्शन का, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टम। क्योंकि आपके लिए अब सिस्टम क्या है, ए प्लस बी कैसे सी प्लस डी फॉर्म हो रहा है, क्या इनका रेंडमनेस इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके जो वीकर में जो प्रोसेस है वही क्या होगा आपका सिस्टम। और सिस्टम में क्या हो रहा है वो आपको क्या बताएगा, जो इसका एंट्रोपी क्या होगा, चेंज होगा रिएक्शन का। तो ये हो गया आपका सिस्टम, ये आपने निकाल लिया सराउंडिंग, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होता है कब, जब आपका मतलब यदि ग्रेटर देन ये होगा तो आप क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस है। तो यूनिवर्स क्या हो जाएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। सिस्टम क्या है आपका, डेल्टा एस रिएक्शन, डेल्टा एस रिएक्शन प्लस सराउंडिंग क्या है, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा एच अपॉन टी इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। यदि डेल्टा एस रिएक्शन माइनस एच अपॉन डेल्टा टी यदि आपका जीरो है, इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल है, करेक्ट। और आपका यदि डेल्टा एस रिएक्शन माइनस डेल्टा एच अपॉन टी है तो इज इक्वल टू, तो लेस देन जीरो यदि होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जैसे हमने बेटा नॉर्मल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए सीखा था कि क्या कंडीशन होगी जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और रिवर्सिबल होगा, वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं यदि कोई रिएक्शन है तो आपके लिए क्या होगा, उनके सिस्टम और इसका स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और रिवर्सिबल कब होगा। ये समझ में आया, हमने कुछ नया नहीं कराया, जो हमने सीखा था पहले वही, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो स्पॉन्टेनियस, जीरो रिवर्सिबल और लेस देन जीरो
नॉन, ये एस क्या आया आपका, तुम्हें क्या बताया था, मैं भूल गया। हाँ, तो यदि नेगेटिव आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अभी हमने क्या करा, कुछ नया करा, ये चीज तो पुरानी है, बस मैंने एक्सप्रेशन बदल गई, क्योंकि इधर पे आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की जगह क्या हो गया, आपका रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन के लिए आपने क्या लिखा, सिस्टम, और इन इस तरीके से आपको इन सब की मोलर एंट्रोपीज पता होगी तो आप क्या निकाल पाओगे, रिएक्शन का निकाल पाओगे, और उसको उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के अंदर ये रिएक्शन हो रही होगी। आपने क्या करा, सराउंडिंग का निकाला इस तरीके से, क्योंकि आपको पता था सराउंडिंग क्या होता है, Q अपॉन T, और यदि ओपन वेसल है तो आप क्या बोलोगे, Q आपका एंथैल्पी के बराबर होगा, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा H अपॉन T, और इसको आप इस तरह में। अब समझने वाली बात यह है कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्पॉन्टेनियस जो भी रिएक्शन यदि स्पॉन्टेनियस होगी, वो नेचुरल प्रोसेस आपका यदि हो रहा होगा तो आपका स्पॉन्टेनियस होगा। तो आपको ये फील आ गया होगा, जैसे मैंने अभी जितना सिखाया कि एंट्रोपी इंक्रीज हुआ तो स्पॉन्टेनियस हो गया, राइट। बट आपको ये देखना चाहिए, कोई भी यदि केमिकल रिएक्शन हो रही, तो हम लोग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये कब बता पाएंगे, जब आपका ये इससे बड़ा हो, मतलब इन दोनों की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, करेक्ट, इन दोनों की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। जब ये नेगेटिव हो, ध्यान से सुनना, यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि ये स्पॉन्टेनियस कब कब होगी, तो आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा एस रिएक्शन ग्रेटर देन होना चाहिए एच अपॉन डेल्टा एच अपॉन टी से, करेक्ट। यदि आप यदि सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमेशा क्या होगा, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस। जरूरी नहीं कि बेटा यदि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जो हम लोग अभी तक सीखते आए हैं, आपको क्या लगता है कोई रिएक्शन यदि एक्सोथर्मिक हो रही तो अपने आप होनी चाहिए, क्योंकि भाई फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है ना, हमें तो हीट मिल रहा है ज्यादा, जितना हमने दिया उससे ज्यादा मिल रहा है, फायदा हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सो रहा है, ठीक है, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैं क्या सिखा रहा था, आपको ये नहीं सोचना है बेटा कि डेल्टा एच यदि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो हम ये डिसाइड कर पाए कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। हमें ये दोनों वैल्यू देखनी पड़ेगी कि आपकी जो रिएक्शन का एंट्रोपी है और आपका डेल्टा एच है, वो किस साइन के हैं, क्या वैल्यूज है उनकी। आपका स्पॉन्टेनिटी बेसिकली दोनों पर डिपेंड करेगा। आ गया ये समझ में, मतलब डेल्टा एस रिएक्शन माइनस डेल्टा एच अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0। अब ये यदि समझ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हमेशा। यदि बेटा आपका, यदि मैं आपको लिस्ट बना दूं इधर, चलो डेल्टा एस और इधर डेल्टा एच और इधर स्पॉन्टेनिटी, तो इधर क्या हो जाएगा, यदि बेटा डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, ओके, यदि ग्रेटर देन 0 है और ये आपका यदि नेगेटिव, चलो ऐसे लिख देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ये आपका यदि सपोज, ध्यान से देखना, यदि बेटा ये आपका नेगेटिव हो, ये आपका नेगेटिव हो और डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो, तो क्या होगा हमेशा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यदि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल ये नेगेटिव दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और मतलब कि आपका ग्रेटर देन 0 होगा नहीं, लेस देन 0 होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। आया समझ में। तीसरा केस क्या ले सकता हूं, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो। अब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, क्या हमें कुछ बता पाएंगे,
क्या हमें बता पाएगा कि यदि ये सपोज आपका ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो डिपेंड करेगा बेटा इनकी वैल्यू इस पे, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होगा, वो डिपेंड करेगा आपके पास क्या है, ये बड़ा है या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम लोग लेकिन ये बोल सकते हैं इसकी ज्यादा वैल्यू, इसकी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव और इसकी छोटी वैल्यू पॉजिटिव, तब आपका क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। यदि ये अब दोनों यदि नेगेटिव हो, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो अब नेगेटिव में क्या बोल सकता हूं मैं कि ये छोटी और ये बड़ी, तो भी क्या हो सकता है, करेक्ट। इधर क्या बोल सकता हूं, एक सेम टाइम पर वेरी लार्ज पॉजिटिव, इधर स्मॉल पॉजिटिव, तो भी क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस। अदरवाइज हम लोग यदि कुछ नहीं दिया तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिंपल, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपके पास डेटा होना चाहिए। बट यदि आपका ये लार्ज है, ये स्मॉल है, तो मे बी स्पॉन्टेनियस लिख देगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, यदि ये आपका वेरी स्मॉल है और ये क्या है आपका वेरी लार्ज, तो भी क्या हो सकता है, मे बी स्पॉन्टेनियस। नोट कर लो। और ये इसमें लिखिए ना, रिवर्सिबल है तभी इक्विलिब्रियम पर होगी, तो एट इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली दो केस हैं बेटा जो सर्टेनली आपको पता चल सकता है कि आपका स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बाकी केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, गैस करना पड़ेगा, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। सर वो क्या लिखा है, वी वेरी स्मॉल के ऊपर नेगेटिव के पहले वाले इसमें दिख नहीं रहा ठीक से। ये आपका बेटा ये लिखा ये जहां पर समझ में ना आए उसका मतलब, इधर वेरी लार्ज, इधर स्मॉल, इधर वेरी स्मॉल, इधर वेरी लार्ज। ओके सर। हो गया, हो गया सभी का। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें अभी, इसमें बस प्रॉब्लम यही है ना बेटा कि हमें कैलकुलेशन करके पता करना पड़ेगा कि आपका क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसी प्रॉब्लम का समाधान कर देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आ रही, क्या प्रॉब्लम है। इधर से हम लोग क्या कब स्पॉन्टेनियस बता सकते हैं, सिर्फ। और आपने ये बहुत अच्छा चीज सीखा कि आपका स्पॉन्टेनिटी बेटा दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, आप एक से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है बेटा कि अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमें कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी, तभी हम बता सकते हैं। सिर्फ दो केस ऐसे हैं जिससे हम लोग स्पॉन्टेनियस है स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, करेक्ट।
तो अब यदि बेटा मैं एक ऐसा टर्म डिफाइन करूं जिससे आपको क्या पता चल जाए कि आपकी रिएक्शन, उसको देखते ही, उस टर्म को देखते ही पता चल जाए कि आपकी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम पर है। करेक्ट कर लिया जाए तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी पहली बार नहीं सुने हो, पर सुने हो तुम लोग, ऐसे मत रिएक्ट करो, पता चल जाता है नहीं पढ़ा। सर आप ही बोल सकते हो। हाँ, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो अभी जो हमारी प्रॉब्लम थी, हमारी प्रॉब्लम क्या थी बेटा, डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी है क्या, करेक्ट? यही तो प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम है, हमें यही पता करना बेटा, क्या ये बार बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो उसको ना करना पड़े तो उसके लिए हमने क्या करा, एक टर्म डिफाइन करा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, और वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, जी से, और वो होता है आपका H माइनस टी एस। यदि याद हो तो डेल्टा H अपॉन टी, इधर क्या था, S, तो ये मल्टीप्लाई हुआ ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा S माइनस इधर T ग्रेटर देन, तो आप देख सकते हो बेटा H माइनस एस टी कहाँ से आया, यहाँ से। हमें यही तो पता करना है बेटा, यही हमें पता करना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप इसको बोल के बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये होना, ये इधर क्या लिखा है, एच माइनस टी एस, एच माइनस टी एस। यदि ये टी माइनस डेल्टा एस अपॉन टी यदि ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो जी है, यदि जी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है ना? ये यही तो सीखे, ये ग्रेटर देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस, मल्टीप्लाई करा तो टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। और यदि ये नंबर आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव। ये ग्रेटर देन जीरो स्पॉन्टेनियस, ये नेगेटिव तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी या जी इस आपका ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। जीरो होगा तो एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये? तो ये जो आपका ये है, ये भी बेटा एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये क्या है बेटा, आपका एक स्टेट फंक्शन है। ये भी बेटा आपका चेंज जी, क्योंकि डेल्टा एच, एच पता है आपको स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा जी की भी हम लोग, जो आपका जी है उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका स्टेट फंक्शन है। तो इसको भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी जी। तो डी जी इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे, डी एच माइनस डी ऑफ टी एस, करेक्ट? इसको क्या लिख सकते हैं, डी जी, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई, डेल्टा एच की जगह क्या लिख सकते हैं, अरे u प्लस dpv, du प्लस dpv माइनस टी एस, करेक्ट? अभी इनको पार्शियली डेरिवेट कर रहे हैं यदि, तो इसको तो du लिख लूंगा, इसको क्या लिखना पड़ता, p इंटू dv प्लस v इंटू dp, करेक्ट? इसको क्या लिखूंगा, माइनस t इंटू ds और माइनस s इंटू dt। अरे इधर तक ठीक है, आ गया ना समझ में? पार्शियली डिफरेंशिएट करें। अब जरा थोड़ा सा सर वो क्या लिखा ध्यान है, डी देना यू पड़ेगा। प्लस, सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या लिखा है सर, डी यू प्लस, हाँ हाँ वही, du प्लस डी ऑफ पीवी,
बेटा ओके। एंथैल्पी क्या होता है? नहीं सर वो यू लग रहा एंथैल्पी था, पी यू लग रहा था। अच्छा पी लगा, ये आ गया समझ में? यस सर। और क्या लिख सकते हैं इधर? अब थोड़ा हम लोग यू पे काम करते हैं। यू को क्या लिख सकता हूँ? यू को क्या लिख सकता हूँ? अरे जब ऐसे पूछा करो यू को क्या लिख सकता हूँ तो दिमाग में जाना चाहिए फर्स्ट लॉ। क्या लिख सकता हूँ यू को? क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू लिख रहा हूँ, क्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस पी डी बी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अच्छा क्यू क्या होता है? अभी भी क्यू सीखे ना एस के टर्म्स में, तो हमने अभी अभी सीखा था डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? टी डी एस और टी डी एस, टी डी एस और टी डी एस कैंसिल। वर्क डन क्या होता है? माइनस पीडीबी, तो माइनस पीडीबी और प्लस पीडीबी कैंसिल। इधर क्या आ जाएगा? डीजी इज इक्वल टू क्या बचा? वीडीपी माइनस एसडीटी। तो लिखो इतना। अब यदि आपके पास कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, उन सब के लिए बेटा आप ये यूज करके निकाल सकते हो डेल्टा जी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल तो मैं क्या कर सकता हूँ? टी कांस्टेंट मेरे को पता है, टी कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो डी जी इज इक्वल टू क्या था? वी डी पी माइनस एस डी टी। ये टर्म जीरो हो जाएगा फॉर आइसोथर्मल, यस सर। हो जाएगा ना? टी, ठीक है, तो ये डी जी इज इक्वल टू वी की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी इज इक्वल टू एन आर टी यूज करो, बहुत बड़ा एन आर टी अपॉन पी डी पी। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन एल एन पी फाइनल अपॉन। तो इस तरीके से जैसे मैंने इसके लिए आइसोथर्मल के लिए डेल्टा जी कैलकुलेट करा, वैसे ही मैं हर एक के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ। जहां पर वी कांस्टेंट, जहां पर पी कांस्टेंट हो जाएगा वो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, करेक्ट, और ये ही आ जाएगा। तो नॉर्मली बेटा आपसे आइसोथर्मल के लिए पूछ लेता है, क्योंकि एक थर्मोडायनामिक, ठीक है, एक थर्मोडायनामिक आपका क्या बन जाता है? एक एक इक्वेशन बन जाता है थर्मल। बाकी यदि आप बोलोगे आइसोबैरिक तो ये जीरो हो जाएगा, इसके लिए आप सीधे एस डी टी करोगे, करेक्ट, एस को आप लिखोगे फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको ये सिंपल वेरिएबल आपको गिवन होंगे तो डेल्टा जी आप आइसोथर्मल के लिए निकाल पाते हैं। वैसे जो जिस प्रोसेस के लिए निकालना होगा वो आप कर सकते हो, उस हिसाब से आपके पास डेटा गिवन होगा। नोट कर लिया इतना? करो फास्ट।
हो गया सर। हो गया क्या ये? हाँ रफ सर। कर दूं? अब ये हेडिंग डालो, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन। ये हम लोग ने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए देख लिया। जिस प्रोसेस के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा वो उसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर दे। बस 5 मिनट में छोड़ भी रहा हूँ। हाँ, तोड़ मत देना। गिव्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन। सपोज रिएक्शन ले लूं, क्या लिखेंगे? डेल्टा एच डेल्टा जी फॉर रिएक्शन क्या लिख देंगे बताओ? अरे वही लिखो जो आप इतने लिखते चले आए। ठीक है इतना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? जी को इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, डेल्टा एच सी माइनस टी टी एस डेल्टा एस। लिख सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम? इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस डी एच डी माइनस टी एस, ये भी मेरे को ये सी और टी। इसको थोड़ा वो करो, क्या करो? एच एच को पास में लाओ, टी टी को ले जाओ। ठीक है, ये जो ये होगा, ये आपका क्या होगा? सभी का सेम होगा। एक ही कंटेनर में तो सारे एलिमेंट हैं, टेम्परेचर तो उनका सेम रहेगा ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी एच सी प्लस सी एच डी माइनस, सॉरी, डी एच डी, ए एच ए माइनस बी एच बी, ये लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? ये ब्रैकेट माइनस टी, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? एस सी प्लस एस डी, अच्छा माइनस होगा, इधर लिख सकते, अच्छा माइनस कॉमन ले लिया, एस सी प्लस एस डी एस डी माइनस ए एस ए माइनस बी एस बी, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा, अभी अभी करे थे हम लोग, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, ये लिख सकते हैं। तो रिएक्शन के लिए हम लोग ये सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, नोट कर लो।
डन। तो इस रिएक्शन जैसे हम लोग ने अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए बोला था, ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम पे 0। इसको भी हम लोग बोल सकते, इसको भी देख के बोल सकते हैं, यदि आपका डेल्टा जी रिएक्शन क्या होगा, यदि आपका डेल्टा जी रिएक्शन यदि नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन। और डेल्टा जी यदि आपका क्या ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और यदि आपका डेल्टा जी रिएक्शन क्या है, 0 तो एट इक्विलिब्रियम। डन। एक क्वेश्चन कर लो। बात क्यों कर रहे हो? तुम लोग से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन है नहीं। होना तो चाहिए। आपका बस अभी फेज ट्रांसफर बचा हुआ है, आइस से लिक्विड, लिक्विड से, ठीक है। और थर्ड लो, और थोड़ा सा एंट्रोपी भी। देखो क्वेश्चन, 1 mole of an ideal monoatomic gas, 1 mole of ideal monoatomic gas expands isothermally against constant external pressure of 1 atm, against constant external pressure of 1 atm from initial volume of 1 liter, from initial against रिवर्सिबल, मैंने कहीं बोला ही नहीं, क्या सुन लिया तुमने। 1 mole of an ideal monoatomic gas expands isothermally against constant external pressure of 1 atm from initial volume of 1 liter, from initial volume of 1 liter to a state where its final pressure becomes equal to external pressure, where its final pressure becomes equal to external pressure if initial temperature of gas at 300 Kelvin from initial volume of 1 liter to a state where its final pressure becomes equal to external pressure। लिख लिया? लग रहा है सबका छूट गया। हाँ सर छूट गया। अगेंस्ट मिलाओ, मैच कराओ। अगेंस्ट constant external pressure of 1 atm from initial volume of 1 liter to a state where initial temperature of gas, if initial temperature of gas is 300 Kelvin,
is 300 Kelvin, then molar, yeah, then total entropy change, then total entropy change of the system in the above process is, in the above फिर से process. रिपीट करो आप क्वेश्चन सर, वो कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। कंफ्यूज हो गए तुम? नहीं सर, 1 लीटर हाँ वो स्टेट वेयर, उसके बाद फाइनल प्रेशर तक आपने दिया था ना, फाइनल प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। हाँ, its final pressure becomes equal to external pressure if initial temperature of gas is 300 Kelvin, then total entropy change of the system in the above process. लिख लिया अभी यश? हाँ ओके, एंट्रोपी निकालना है, टेम्परेचर आपका 300 दिया हुआ है, लास्ट लाइन का ये मतलब था। क्या है आंसर? करेक्ट प्रश्न? करो भाई जल्दी। प्रश्न तुम्हारा आया आर लॉग 300 आर, करेक्ट लग रहा है। थ्री हंड्रेड आर, वॉल्यूम का रेशियो तुम्हारा 300 आ रहा है। लॉग के अंदर तो वॉल्यूम का रेशियो होगा ना, तो 300 आर कैसे हो जाएगा? चेक करो एक बार, 300 आर नहीं हो सकता। रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूं मैं।